गर्भ विषयक 9 प्रश्न। गर्भ में अंगोत्पत्ति विषयक प्रश्न। शरीर विषय प्रकरण को समाप्त कर गर्भ शरीर विषयक प्रकरण यहाँ से प्रारंभ किया जाता है। इस प्रकार कहते हुए भगवान आत्रेय से अग्निवेश ने कहा कि शरीर अधिकार में जो वचन आपने कहे वे सब मैंने सुन लिए। इस संबंध में मेरे कुछ प्रश्न हैं। गर्भाशय में सबसे प्रथम कौन अंग उत्पन्न होता है? गर्भ का मुख गर्भाशय में किधर रहता है और गर्भाशय के अंदर कैसे रहता है? किस आहार पर गर्भ का जीवन चक्र चलता रहता है और किस प्रकार वह गर्भाशय से बाहर निकलता है? किन आहारों के उपयोग से गर्भ उत्पन्न होकर सद्य मर जाता है? कैसे रोग रहित होकर बढ़ता है? क्या देव आदि के प्रकोप से बालकों में रोग होते हैं या नहीं? क्या गर्भ की काल मृत्यु या अकाल मृत्यु होती है? इसमें आपका क्या सिद्धांत है? गर्भ की परम आयु कितनी होती है? परम आयु प्राप्त करने में क्या कारण होता है? प्रश्न, गर्भाशय में कौन सा अंग पहले उत्पन्न होता है? इसका उत्तर। इस प्रकार प्रश्न करते हुए अग्निवेश से भगवान आत्रेय ने कहा, गर्भाक्रांति शरीर अध्याय में पहले कहा जा चुका है कि किस प्रकार गर्भाशय में गर्भ उत्पन्न होता है। साथ ही ये भी कहा जा चुका है कि उसका कौन सा अंग कब उत्पन्न होता है। परंतु इस विषय में सभी सूत्रकार ऋषियों में बहुत प्रकार का मतभेद है। उसे भी मैं कहता हूँ, सुनो। कुमार शिरा भरद्वाज का मत है कि गर्भाशय में सबसे पहले सिर की उत्पत्ति होती है, क्योंकि सिर ही सभी इंद्रियों का आश्रय है। वाहिक देश के वैद्य कामकायन का मत है कि सबसे पहले गर्भाशय में हृदय की उत्पत्ति होती है, क्योंकि हृदय ही शरीर में चेतना का आश्रय है। भद्र काव्य का मत है कि सर्वप्रथम गर्भाशय में नाभि की उत्पत्ति होती है, क्योंकि गर्भस्थ बालक को आहार की प्राप्ति नाभि से ही होती है। भद्र शौनक का मत है कि सबसे पहले पक्वाशय और गुदा या पक्वाशय के समीप की गुदा अर्थात उत्तर गुद की उत्पत्ति होती है, क्योंकि वह वायु का अधिष्ठान अर्थात रहने का मुख्य स्थान है। वडिष्ठ का मत है कि सबसे पहले हाथ और पैर की उत्पत्ति होती है, क्योंकि वह पुरुष का प्रधान करण है। वैदेही जनक का मत है कि सबसे पूर्व इंद्रियों के अधिष्ठान जैसे नयन के गोलक आदि उत्पन्न होते हैं, क्योंकि इंद्रिय अधिष्ठान में स्थित इंद्रियों के ही द्वारा बुद्धि अर्थात ज्ञान होता है। अतः ज्ञान का भी अधिष्ठान इंद्रिय अधिष्ठान ही है। मारीच काश्यप का मत है कि जब गर्भाशय में गर्भ दृष्टिगोचर नहीं होता तो परोक्ष के विषय में इस प्रकार का विचार करना व्यर्थ है। अतः पहले कौन अंग उत्पन्न होता है ये विषय अविचार्य है। धन्वंतरी का मत है कि सभी अंग प्रत्यंगों की उत्पत्ति एक साथ ही होती है। यही मत युक्ति सिद्ध है, क्योंकि हृदय आदि सभी अंगों की उत्पत्ति एक काल में ही होती है। विभिन्न ऋषियों के मत का दिग्दर्शन कराकर आचार्य आत्रेय पुनर्वसु अपना मत स्पष्ट कर रहे हैं। गर्भ के सभी अंगों का और कुछ भावों जैसे ओज, मन, आत्मा, बुद्धि का मूल अधिष्ठान हृदय है। अतः सबसे पहले गर्भाशय में हृदय की उत्पत्ति होती है। ये कामकायन का मत ठीक नहीं है। अतः हृदय पूर्वक अर्थात हृदय की उत्पत्ति के साथ साथ सभी अंग प्रत्यंगों की एक काल में एक ही साथ उत्पत्ति होती है, क्योंकि शरीर के सभी भाव एक के साथ एक संबंधित हैं। अतः सभी अंग प्रत्यंगों की उत्पत्ति साथ ही होती है। यह मत ठीक है। प्रश्न, गर्भाशय में गर्भ का मुख किधर रहता है और वह गर्भाशय के अंदर कैसे रहता है? इसका उत्तर, गर्भ गर्भाशय में माता की पीठ की ओर मुख करके और ऊपर सिर करके अंगों को संकुचित कर एवं जरायुओं से आवृत होकर रहता है। प्रश्न, किस आहार पर गर्भ का जीवन चक्र चलता है? इसका उत्तर, प्यास और भूख से रहित गर्भ
परतंत्र वृत्ति का होता है, अर्थात माता के अधीन ही गर्भ का सारा कार्य होता है। माता के आश्रित होकर सूक्ष्म रूप में वर्तमान, स्थूल रूप में अवर्तमान अंग प्रत्यंग वाला गर्भ गर्भाशय में गर्भाशय के उपस्नेह और उपसेज से अपना जीवन निर्वाह करता है। इसके बाद जब सभी अंग प्रत्यंग व्यक्त हो जाते हैं, तब गर्भाशय में गर्भ को कुछ स्नेह लोमकूप है, अयन मार्ग जिनका ऐसी रसवाहिनियों से, और कुछ उस उपस्नेह नाभि नाल है, अयन मार्ग जिनकी ऐसी रसवाहिनियों से प्राप्त होता है। गर्भ की नाभि में नाड़ी लगी रहती है, नाभि में अपरा लगी रहती है, और अपरा का संबंध माता के हृदय के साथ लगा रहता है। माता का हृदय उस अपरा को, जिसमें रस रक्त आदि का वहन होता है, सिराओं द्वारा रस रक्त से आप्लापित किए रहता है। वह रस गर्भ के बलवर्ण को उत्पन्न करने वाला होता है। सभी रसों से युक्त वह आहार रस गर्भिणी स्त्री के शरीर में 3 भागों में विभक्त होता है। गर्भिणी के अपने शरीर की पुष्टि के लिए, दूध बनाने के लिए, और तीसरा भाग गर्भ शरीर की पुष्टि एवं वृद्धि के लिए। वह गर्भ इस आहार रस से उपशब्द, अर्थात उसी के सहारे जीवन चक्र चलाते हुए होकर, पराधीन होकर, माता पर आश्रित रहकर गर्भाशय के अंदर अपना जीवन व्यतीत करता है। प्रसव कैसे होता है? इसका उत्तर, वह गर्भ घुमाव खाकर नीचे सिरवाला होकर जन्म का समय प्राप्त होने पर प्रसव कारक बात से प्रेरित होकर योनि मार्ग से बाहर निकलता है। यह गर्भ के निकलने की प्रकृति है। इससे भिन्न, अर्थात सिर का योनि मार्ग में प्रथम न आना, किंतु जघन, हाथ पैर, नितंब आदि का पहले आना विकृति कहा जाता है। इसके बाद जब गर्भ भूमिष्ठ हो जाता है, तब वे स्वतंत्र वृत्ति, अर्थात स्वयं श्वास प्रश्वास तथा आहार आदि क्रिया करने लगता है। किन आहारों के उपयोग से गर्भ उत्पन्न होकर शीघ्र ही बढ़ जाता है? इसका उत्तर, विषम रूप से गर्भिणी द्वारा सेवन किए गए वे ही आहार और उपचार उत्पन्न बालक को या गर्भाशय में गर्भत्व प्राप्त गर्भ को शीघ्र वैसे ही नष्ट कर देते हैं, जैसे शीघ्र रोपण किया गया जिसका मूल बलवान नहीं हुआ है। ऐसा वृक्ष हवा से उखड़कर और धूप से सूखकर शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। तात्पर्य यह है कि अहित आहार और विहार गर्भाशय से गर्भ का स्राव या पात करा देता है, या उत्पन्न होने पर शीघ्र ही मार डालता है। कैसे गर्भ रोग रहित होकर बढ़ता है? इसका उत्तर, जातसूत्री नामक 8वें अध्याय में जो आहार और उपचार कहे जाएंगे, वे ही आहार और उपचार गर्भ के लिए हानि न करने वाले एवं गर्भवर्धक है। प्रश्न, क्या देवादि ग्रहों के द्वारा बालकों में रोगोत्पत्ति होती है या नहीं? इसका उत्तर, आप पुरुषों के उपदेश से, अद्भुत लक्षण या कार्यों को देखने से, कारण, लक्षण और चिकित्सा में विभिन्नता होने से, दोष प्रकोप जन्य रोग के लक्षणों से विभिन्न लक्षण होने के कारण दैवादि ग्रह जन्य रोग होते हैं।